एडवोकेट पीडिया कास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज़ खालिद और आज के जो गेस्ट हैं वो हैं एडवोकेट विनोद कुमार सर। नमस्कार सर। विनोद कुमार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्कार सर, धन्यवाद। इस प्रोग्राम में जो मकसद है आज का वो ये है कि हम क्रिमिनल के एक टॉपिक को लेकर उस पर डिस्कस करें और उसी के लिए आज हमने इनवाइट किया है विनोद कुमार सर को। विनोद कुमार सर से जानेंगे उनके लाइफ एक्सपीरियंस, जो उन्होंने क्रिमिनल के इस पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस गेन किया है। दूसरी चीज़ कि इनका एक अपना कॉरपोरेट सेक्टर का भी एक एक्सपीरियंस रहा है और फिर आगे इन्होंने क्रिमिनल प्रैक्टिस में कुछ सालों से लगे हैं और जो भी चीज़ें इन्होंने सीखी है या एक्सपीरियंस लिया है वही आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। और उसके लिए आज हम स्टार्ट करेंगे विनोद कुमार सर की कुछ उनकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड। उसके बाद फिर हम टॉपिक पे आएंगे। तो सर, आपका तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और जिस तरीके से आपने एडवोकेट्स को लेके जो पब्लिक को कनेक्ट कर रहे हो लीगल नॉलेज के लिए, वो वास्तव में तारीफ़ काबिल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए मेरी एजुकेशन तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई थी जी। और वैसे तो मैं बीकॉम का स्टूडेंट था, लेकिन अन्ना आंदोलन के वक्त पे मेरी जो है ना चीज़ें बदल गई थी बहुत ज़्यादा। मैं बहुत इंस्पायर हुआ उनसे, और उसी दौरान मैंने जो है मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म एंड फिल्म मेकिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कोर्स होता था, तो मैंने वो ज्वाइन किया था, उसका एंट्रेंस दिया था, तो उसमें नंबर आ गया। फिर मैंने वहाँ से अपने आप को स्विच कर लिया था। फिर ऐसे फिर ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं लखनऊ चला गया, तो लखनऊ में करीब 8 साल मैंने पत्रकारिता की है। काफ़ी लोगों से मिलना जुलना रहा, बहुत सारी चीज़ें सीखी, और तभी से वहाँ से मुझे वकालत के लिए जो है प्रेरणा मिली। मैंने सोचा कि मैं अपनी वकालत की पढ़ाई करूँगा मैं भी, और मैं भी आगे जो है अपने देश को, अपने कंट्री को सर्व करूँगा। तो उसी दौरान मैंने फिर जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपनी LLB की पढ़ाई शुरू की। सर, थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा इसमें, चूँकि आप जानते हैं कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ जी, और जिस तरह से डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी में ये एक स्तंभ है। बिल्कुल। पत्रकारिता, जर्नलिज्म एक स्तंभ है। उसी तरह से हम एक जुडिशरी को भी मान लेते हैं कि ये भी एक पिलर है। तो आप सर्विस तो उसमें भी देकर, देखिए ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे हम पहले जब इंस्पायर हुए हम अन्ना आंदोलन के दौरान, तो बहुत सारी चीज़ें थी पत्रकारिता को लेके हमारे मन में कि हाँ, पत्रकार जो है पावरफुल होता है, और पत्रकारिता के थ्रू जो है हम लोगों की लाइफ को बदल सकते हैं या उन्हें सर्विस इस तरह की प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को भी बना के रखें जी। लेकिन जनरली क्या है कि अगर हम इसको डीपली समझें, तो जो पत्रकारिता है या जो जर्नलिज्म है, वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर की जिसकी हम बात करते हैं, वो केवल 3 ही पिलर है, जिसमें कहीं भी वकालत का उसका माफ़ कीजिएगा, पत्रकारिता का नाम कहीं नहीं होता है। पत्रकारिता केवल अनडिक्लेयर जो है पिलर है, जो कि हमारे द्वारा या किसी पब्लिक के द्वारा जो है इसको बोला गया है। लेकिन अगर हम देखें, हमारी डेमोक्रेसी के 3 ही स्तंभ हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो जुडिशरी है। अब जुडिशरी के माध्यम से, इसीलिए हमें इसकी पावर्स को समझ में आ गया था कि हाँ, अगर हमें जो लोगों की मदद करनी है तो हम वो वकालत के माध्यम से ही कर पाएंगे। नहीं तो सर, कहीं ना कहीं इस बात से वो लोग जो जर्नलिज्म में डिमोरलाइज हो जाएंगे। नहीं, मेरा उनको करने का मतलब नहीं है। बस देखिए, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। लाइक शुरुआत में हमारी चॉइसेस ये थी कि हम पत्रकारिता के दौरान जो है चीज़ों को देखे समझे, और मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ इस पत्रकारिता का। आज मेरे पास जितनी नॉलेज है, या मैंने जितना एक्सपोजर लिया है, या मैं जितना बेबाकी से आज बात कर पा रहा हूँ, सिर्फ उसी की वजह से कर पा रहा हूँ। शायद मैं ना कर पाता इतनी बातें। वो आपको स्पिरिट देती है, बोलने का आपको जज्बा मिलता है, नॉलेज मिलती है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ के लिए। अच्छा। तो वकालत में जिस टॉपिक को आज हम लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो पार्टिकुलर टॉपिक है वो है एक बेल का मसला। हाँ जी। बेल का मसला, चूँकि आप रिसेंटली कई बेल्स में रहे हैं और बेल ग्रांट करवाया है, मतलब आपने इस चीज़ में एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया है,
जी, देखिए वैसे मेरा वकालत में अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस मैं गेन कर रहा हूँ डे बाय डे, मैं उसके लिए मैं ये कहूँगा कि हाँ, मेरे जो साथ में मेरे सीनियर रहे हैं, उनके आशीर्वाद से ये संभव हो पाया। क्योंकि देखिए उनका कहीं न कहीं उम्र का एक्सपीरियंस और हमारा क्या है, हम न्यू एडवोकेट हैं, तो हमारे लिए फाइंड करना, अब नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जस्टिस को फाइंड करना बड़ा आसान हो जाता है आज की डेट में। पहले क्या होता था, लाइब्रेरी में जाओ, एक-एक जजमेंट को ढूँढो, बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन अब क्या है, अब आप जो है बैठो, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो आपकी हेल्प कर देते हैं। जी। ठीक है? हाँ, ये ज़रूर है कि आप उन पे आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, वो हेल्प तो आपके करते हैं। तो अगर हम बेल की बात करें तो पर सर सबसे पहले बेल का थोड़ा-सा, चूँकि आम लोगों को जानकारी नहीं होती है, हाँ बेल जी। एक्चुअली है क्या? देखिए बेल बेसिकली क्या है, बेल एक राइट है जो कैद में बंद एक व्यक्ति है, उसके अपने राइट होते हैं। अभी ट्रायल बहुत लंबा चलेगा, ये पता नहीं होता, और आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको दोष सिद्ध नहीं किया गया, उसको पहले से ही जेल में डाल दो। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे काफ़ी बार जो है अपना व्यू रखा है। अभी जब मैं आपको एक जो फेमस कोट चलता है कि जेल इज़ एक्सेप्शन, जी। आपने सुना बेल होगा इज़ ये। राइट। हाँ जी, बेल इज़ राइट। तो ये बेल अपने आप में एक राइट बन गया है, उसका फंडामेंटल राइट बन गया है आज की डेट में। अगर हम देखें तो होता क्या है, कोई व्यक्ति किसी गलत तरीके से फंसा दिया गया है, अब हम ये इंतज़ार करें कि वो ट्रायल पूरा हो, कब पूरा होगा। हिंदुस्तान में आप ट्रायल की स्थिति देख रहे हैं, कितने केसेस पेंडिंग हैं, और 8-10 साल उसको जेल में रखना, हो सकता है उसका क्राइम मात्र जो है 6 महीने या 2 साल की सज़ा वाला भी हो। कई बार ऐसा भी होता है। बिल्कुल। लेकिन आप किसी को 10 साल के लिए तो बाउंड नहीं कर सकते ना जेल के अंदर, उसकी भी स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता के सही मायने को अगर हम देखें तो बेल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है सर, तो इसके कितनी तरह के बेल होते हैं? देखिए बेल वैसे 4 तरह के जो है बेल आज हमारे इंडिया के अंदर रेगुलरली चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारी बेल आती है वो है एंटीसिपेटरी बेल। ये बेल तब ली जाती है जब हमें ये लग रहा हो कि हमारे खिलाफ कंप्लेंट हुई है या एफआईआर दर्ज हो गई है। और कुछ लोग यहाँ पे ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम कंप्लेंट फाइल होने पे भी बेल ले सकते हैं या एफआईआर के बाद ही बेल होगी। तो मैं उनको बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि जी हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई है और आप गिरफ्तार हो सकते हो, तो ऐसी स्थिति में आप कंप्लेंट पे भी, चाहे आपकी एफआईआर ना हुई हो आपके खिलाफ, लेकिन आप तब भी ऐसी कंडीशन में एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा बेल आपकी रेगुलर बेल है। ये बेल तब मिलती है जब आप जेल के अंदर हो जी। आप जेल में हैं, जेसी में चल रहा है, आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो आप इस तरह की बेल को, रेगुलर बेल को अप्लाई कर सकते हैं जी। तीसरी तरह की जो बेल होती है वो होती है आपकी डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल अपने आप में सुनने में जो है डिफ़ॉल्ट लग रहा है, बट ये क्या होता है कि कई बार प्रिस्क्राइब टाइम है इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें पुलिस को चार्जशीट 60 दिन और 90 दिन के अंतराल में फाइल करनी होती है जी। तो कई बार डिले इतना ज़्यादा हो जाता है, पेंडेंसी इतना ज़्यादा होती है पुलिस के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर, कि वो तय समय सीमा के अंदर जो है अपनी चार्जशीट फाइल नहीं कर पाते। अब ऐसे में यहाँ पे जो प्रिजनर है उसका राइट बन जाता है, इसी वजह से उसको डिफ़ॉल्ट बेल का राइट दिया गया है कि वो डिफ़ॉल्ट बेल फाइल कर सकता है अगर 60 दिन या 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है जी। फिर आती है आपकी एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलता है, इंटरिम बेल जी। इंटरिम बेल क्या होता है, कई बार बेल एप्लीकेशन हमारी पेंडिंग हो जाती है और हम कहते हैं या जुडिशरी इस बात को देखती है कि क्यों ना इसको जो है कुछ समय के लिए है। कई बार ऐसा भी होता है कि मेडिकल ग्राउंड पे कोई बंदा बीमार है, कोई प्रिजनर बीमार है, तो ऐसे में उसको उस इलाज के लिए कुछ समय के लिए छूट दे दी जाए, तो इसे इंटरिम बेल कहा जाता है। ठीक है सर, तो इसमें मुझे ज़रा ये बताइए कि सेशन कोर्ट में बेल कितनी बार फाइल कर सकते हैं? मतलब अगर एक बार बेल हमारी रिजेक्ट हो गई
तो उसके कितने दिन के अंतराल में हम फिर दूसरी बेल फाइल कर सकते हैं? देखो सेशन वैसे तो इसका कोई टाइम लिमिट कहीं प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन अगर हम सेशन की बात करें तो सेशन में जाने के बाद हम जब हमारी बेल खारिज हो जाती है एक बार, अगर हमने बेल लगाई है, हमारे ग्राउंड को कंसिडर नहीं किया गया है या समझा नहीं गया उस तरीके से, तो हम दूसरी बेल अप्लाई करते हैं, लेकिन इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर नए ग्राउंड हमें मिल जाते हैं या कोई मेडिकल ग्राउंड आ गया है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमने बेल लगाई थी तो बेल लगाते समय चार्जशीट फाइल नहीं थी, लेकिन अभी क्या हुआ कि चार्जशीट फाइल हुई है आईओ के द्वारा और उसमें कुछ नए फैक्ट्स ऐड हुए हैं या फिर उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट कम आती गई है, तो ऐसी कंडीशन में जब नया इशू रेज होता है तो हम बेल फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमारी सेशन कोर्ट से बेल ट्वाइस थ्राइस लगाने पर रिजेक्ट हो रही है, फिर हमें अपील के लिए जाना होता है, कई बार हमें हाई कोर्ट अप्रोच करना होता है, तो वहाँ क्या चांस है, कितनी बार वहाँ लगा सकते हैं बेल? देखिए आप अगर सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट में सर, हाँ नहीं हाई कोर्ट पे मैं बता रहा हूँ, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के व्यू को देखेंगे बेल को लेके, तो उन्होंने बार बार जो है इस बात को रखा है कि जो लोअर जुडिशरी है वो बेल में थोड़ी सी ढील रखे। ठीक है, मानते हैं आप इस बात को? उन्होंने कई बार इस बात को रखा है कि बेल हमें देना चाहिए, बेल में हमें लिबरल होना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन अगर फिर भी हमारी बेल जब रिजेक्ट हो रही है तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए सेशन पे, हमें हाई कोर्ट अप्रोच करना चाहिए इमीडिएटली। और अगर हमें लगता है कि हमारे ग्राउंड ठीक है, हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना के बराबर है, प्राइमा फेसिस में हम कहीं भी इन्वॉल्व नहीं दिख रहे हैं और सिर्फ जो है फैब्रिकेटेड केस है, फॉल्स केस है, तो हमें जो है तुरंत जो है हाई कोर्ट को अर्जेंट में लगाना चाहिए, क्योंकि बेल राइट है आपका और आप राइट को, फंडामेंटल राइट को अपना जो है जेल में रह के आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते जी। तो मेरा ये मानना है कि आपको जितने जल्दी हो उतनी जल्दी हाई कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो कुछ एडवोकेट्स हैं वो सेशन में ही बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो उससे सिर्फ उनका समय खराब होता है। चलिए, कई बार ऐसा होता है हाई कोर्ट में भी रिजेक्ट हो गया, डिसमिस हो गया, फिर देखिए हाई कोर्ट में अगर रिजेक्ट हुआ है तो हाई कोर्ट के एप्लीकेशन को पहले तो समझना बहुत पड़ेगा। आपको ये पड़ेगा कि आपने जो ग्राउंड बनाया, क्योंकि वहाँ पे आप तत्काल कुछ भी फाइल नहीं करते, आप एक डीपली स्टडी करने के बाद फाइल करते हैं। तो अगर वहाँ से रिजेक्ट हुई है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस वजह से जो है आपकी बेल रिजेक्ट हुई है। अगर आपको लग रहा है कि गलत तरीके से बेल रिजेक्ट हुई है, देन आप SLP के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। और मुझे अभी इसी से एक इंसिडेंट याद आया है। चीफ जस्टिस ने तुषार मेहता जी से पूछा था कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितना पावरफुल है। तो उन्होंने चीफ जस्टिस को बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत पावरफुल है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी बहुत पावरफुल है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा हमारे यहाँ डायरेक्ट अप्रोच करने की सुविधा है, यानी हम लेटर पिटीशन के माध्यम से एक आम नागरिक भी सीधे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। जी। तो सर हम बात करते हैं कि बेल हम फाइल कर रहे हैं, तो कई बार जो हमारे डिसमिस के चांसेस बन जाते हैं वो इस वजह से बन जाते हैं, या तो हमारे पुअर पिटिशन रहते हैं, या ग्राउंड्स मीट नहीं करते, या मेरिट्स नहीं होते उसमें, इस तरह की चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा सर पिटिशन के बारे में जानना चाहता हूँ कि किस तरह से पिटिशन तैयार किया जाता है इसमें। देखो, मैं एक रिसेंटली बेल के बारे में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, उससे ऑडियंस भी समझ लेगी चीज़ों को। एक बेल थी 307 में जी, जो पहले सेशन में खारिज हुई और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 बार खारिज हुई जी। और जो वो बेल हमारे पास आई सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो हमने उसको कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। हमने कहा हम उसको आराम से पहले स्टडी करेंगे, राइट। तो उसमें स्टडी में क्या हुआ कि हमने जब उसको स्टडी किया तो हमें उसमें पता चला कि इसमें क्रॉस FIR भी है 307 में, जो कि 156(3) के माध्यम से मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से FIR दर्ज हुई है। जब हमने उस बेल एप्लीकेशन उसको फाइंड करने की कोशिश की तो हमें वो कहीं भी फैक्ट नहीं मिला। ठीक। तो इससे ये पता चला कि कहीं ना कहीं उस बेल एप्लीकेशन के अंदर ये कमी थी कि हमने पूरे फैक्ट्स को नैरेट नहीं किया जी। अगर हम फैक्ट्स ही नैरेट नहीं करेंगे
तो जजेस को कैसे पता चलेगा कि इस बेल के अंदर क्या है, एप्लीकेशन के अंदर। तो मेरा ऐसा मानना है, उस दिन से मेरा जो व्यू है वो बहुत चेंज हुआ है। और मैंने उस दिन ये मान लिया कि केस का 80% आपकी पिटीशन पे, आपकी SLP पे टिका होता है, जो कि ड्राफ्टिंग जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने ड्राफ्टिंग ऐसे की, और मैं आपको बताऊं इस वाले बेल में तो हमें आर्गुमेंट ही नहीं करना पड़ा। हमने बेल फाइल की, SLP फाइल की, और पहली बार एडमिशन पे हम लोगों ने आर्ग्यू किया। आर्ग्यू करने के बाद माननीय जज ने इस बात को समझा और उन्होंने नोटिस इशू किए। अब जब दूसरी हियरिंग आई तो उसमें हमें बोला गया कि जब हम आर्ग्यू करने के लिए बोले तो जज साहब ने हमें टोका और बोला कि ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, लेट हिम फिनिश। जो स्टेट का जो एडवोकेट था जी, काउंसिल थे स्टेट के, उन्होंने अपनी तरफ से रिप्लाई फाइल नहीं किया था, जो कि डिले कर दिया। ठीक है। तो यहाँ समझ में आई कि अगर आपकी ड्राफ्टिंग या आपकी पिटिशन केस को नरेट कर रही है, फैक्ट्स को नरेट कर रही है, तो आपको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कोर्ट के अंदर। सही बात है। क्योंकि जजेस क्या है कि हर एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उनको भी समझ में आता है कि आपने कितनी तैयारी की है, आपने कितना काम किया है, ये चीज़। इसी से मुझे भी याद आता है कि एक इंस्टा इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने कुछ धार्मिक टिप्पणी की थी। वो उस लेवल का नहीं था कि हमारी BNS के इसमें फ्रेम किया जा सके, लेकिन समहाउ दिल्ली पुलिस की जो एक STF टीम थी वो पकड़ के कोर्ट में प्रोड्यूस की। उसमें जो हमारी साइड से थे, एप्लीकेशन प्रेजेंट किया गया कोर्ट में, हमें बोलने का मौका भी नहीं मिला। जज साहब ने खुद ही देख के इस चीज़ को समझ गए कि भाई इसमें उन्होंने जो कंटेंट थे उसका स्क्रिप्ट पढ़ा, बोला कहीं से कहीं तक कोई इस तरह की चीज़ें मीट नहीं कर रही हैं, और तुरंत उन्होंने वहीं पे कहा कि हम JC नहीं भेज रहे। तो ये चीज़ें होती है कि अगर आपका पिटिशन और आपकी चीज़ें ऑन द स्पॉट मेरिट मिस ऐड हो रही हैं उसमें, तो वो ऑटोमेटिक जैसा आप कंसीडर कर लेते हैं इस चीज़ को, राइट। तो मैं एक सिनारियो लेके चलता हूँ कि किसको एक मर्डर केस है, प्राइमा फेसी एविडेंस है। अब उसमें क्या है कि एविडेंस है सामने, CCTV फुटेज है, फोटोग्राफ्स हैं, और ओपनली पब्लिक में किसी ने मर्डर किया या कुछ इस तरह की चीज़ें। ऐसे मामलों में जब बेल की एप्लीकेशन तैयार की जाती है तो उसमें ग्राउंड्स क्या होता है? देखिए, इसमें सबसे पहला जो हमारा ग्राउंड होगा वो ये होगा कि सामने वाले का कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मानिए आप कोर्ट उसको बेल दे दे और वो बाहर आके गवाहों को थ्रेट दे या फिर उनको मर्डर कर सकता है। हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती है बेल लेते समय। सामने वाला पर्सन कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए दूसरी चीज़ें जो अगर हम काउंसिल है उसके कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, जैसे मैं आपको अब 302 की बात कर रहे हैं तो मैं 302 में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि ये सामने वाला जो पर्सन है ये कितने समय से JC के अंदर है, ट्रायल की स्टेज क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। लाइक अगर एविडेंस पे रुका हुआ है मैटर और काफ़ी समय लगना है तो हम उसके राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, हमें उसको बेल देनी ही चाहिए। ठीक है। तो 302 में भी ऐसा नहीं है कि अगर CCTV है, और कई बार ऐसा होता है सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, लाइक उसे उकसाया गया, हो सकता है उसी पर्सन ने उसको उकसाया हो, या कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिसमें वो कंट्रोल नहीं कर पाया चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए क्राइम अगर सोच समझ के किया गया है तो फिर तो गलत है, लेकिन अगर इंस्टेंटली कोई क्राइम रेज हो रहा है, बन रहा है, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, फैक्ट्स क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, ये सारी चीज़ें। प्रेजेंटली क्या स्टेटस है जब हम ये बेल के एप्लीकेशंस का देखते हैं कि फाइलें हुई हैं, जज की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है, यस, सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक गाइडलाइंस है, तो आज क्या हो रहा है वर्तमान में कोर्ट के अंदर, क्या मेजॉरिटी को बेल ग्रांट हो रहा है? देखिए, अगर हम लोअर की बात करें तो लोअर कोर्ट में शायद मैं दुर्भाग्य से मना ही करूँगा। मैं वहाँ देख रहा हूँ कि वहाँ पे बेल देने में कोर्ट उतना लिबरल नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत कंसर्न्ड है लोगों के फंडामेंटल्स को लेके। मैं इस चीज़ की तारीफ़ करूँगा कि उन सब चीज़ों को समझते हैं कि हाँ, किसी के फंडामेंटल राइट है तो उसको ज़्यादा देर या ज़्यादा समय के लिए जो है डिटेन करके रखना भी गलत है। लेकिन
जो लोअर कोर्ट है छोटे छोटे अपराध में भी जो है उतना लिबरल नहीं हो रहा। हमें ये समझना होगा कि क्राइम कैसे हुआ, क्राइम में क्या इन्वॉल्वमेंट है सामने वाले की, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ऐसा ना हो कि सपोज़ एक 354 का क्राइम है, महिला को छेड़छाड़ का है और उसने कंप्लेंट की और वो बाहर आके फिर और ज़्यादा बड़ा क्राइम कर दे, ये भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि लोअर जुडिशरी के कंधों पे भी जिम्मेदारी है, वैसे मानना पड़ेगा ये भी है। और दिल्ली के जेल भी ओवर क्राउडेड हो रखे हैं। नई जेल अभी बनाने की प्रस्तावना भी जारी हो चुकी है। हाँ जी। यहाँ पे ये देखते हैं कि स्टिल अगर इन सब चीज़ों पर फोकस ना किया जाए कि बेल को एग्जम्पशन माना जाए और उसके बाद इसको एक राइट की तरह देखा जाए। हाँ, बेल को राइट की तरह इसलिए देखा जाए क्योंकि आप जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता, आप अगर सपोज करिए वो ऐसे हमारे सामने कितने मामले आए हैं वकील साहब, आप देखिए ऐसे मामले हैं जहाँ पर व्यक्ति ने सज़ा पूरी कर ली, पूरी करने के बाद पता चल रहा है कि उसकी तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी। अभी जो बिल पास होने की बात चल रही है जिसमें ये देखा जा रहा है कि हम फ़ाइन का प्रोविज़न ज़्यादा रखेंगे, जेल भेजने का प्रोविज़न कम रखेंगे, तो ये किस हद तक सही रहेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं इसको सही नहीं मानता, क्योंकि देखिए अगर लॉ को आप कमज़ोर करेंगे, देखिए एक डर होता है जेल जाने का जो इंसान को क्राइम करने से रोकता है। उसको पता है कि जेल, आप देखिए माइंडसेट देखिए आप लोगों का, जो आदतन अपराधी है उन्हें पता है कि जेल में व्यवस्थाएं हैं हमारी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक इज्जतदार व्यक्ति है, एक सज्जन व्यक्ति है, उसको थोड़ी सी बात से भी, अगर उसको ये भी पता चल जाए कि एक छोटा सा क्राइम भी हुआ है, जैसे चेक बाउंसिंग का केस ले लो आप, और उसे जेल जाना पड़ जाए, तो उसके लिए कितना मुश्किल भरा हो जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें इनको बेल में या लॉज में छूट करने की बजाय हमें थोड़ा सा जो है अपराधियों में थोड़ा कैटेगरी बनाने की ज़रूरत है कि वो किस तरह का अपराधी है। नहीं, चूँकि इंडिया एक रिफॉर्मेशन की बात करता है, रिफॉर्मेटरी लॉज होते हैं, पनिशमेंट भी इस तरह से दी जाती है कि रिफॉर्म हो सके। हाँ बिल्कुल, है ना, एक चांस मिलता है कि आप सुधर जाओ। हाँ, 3 साल तक के क्राइम वाले जो हैं उनमें आप कर सकते हो, तो उसमें मैटर्स के लिए किसी का नुकसान ज़्यादा नहीं होता उसमें। जैसे बहुत छोटे छोटे हैं, लाइक कमेंट कर दिया या कुछ इस तरह की घटनाएं हैं, या अब आप देखो छोटी सी चीज़ें, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, उसको पता भी नहीं होता कि उसने क्राइम कर दिया। जैसे स्टॉकिंग ले लीजिए आप, हो सकता है उसका जो है व्यू अलग है उस लड़की को लेके, वो उसको देखने के पर्पज से जो है उसकी रीच आउट कर रहा है उसकी आईडी को, लेकिन वो उसको स्टॉकिंग लग रहा है। तो इस तरीके की भी चीज़ें हैं। तो ऐसी छोटी जो चीज़ें हैं उनमें कम से कम एटलीस्ट लिबरल होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ। अच्छा, तो अब मुझे सर ये बताइए कि बेल का जहाँ तक मामला आता है जी, अभी दिल्ली के अंदर हाँ जी, इतने बड़े बड़े मामले हुए हैं। हाँ, अभी हम 5-6 साल का मामला देख लें, 5-6 साल में वो अलग बात है, ट्रायल चलेगा, कन्विक्शन होगा, क्या एक्यूटल होगा, वो बात की बात है। बिल्कुल। कुछ मामले जिस तरह के सुनने में आते हैं जिसमें कि बेल की तो चांसेस ही नहीं बनते। अब हमने एक रिसेंट क्लास सबसे फर्स्ट पॉडकास्ट किया था गैंगस्टर एक्ट जो यूपी के अंदर चलता है। जी, मैंने देखा है वो आपका जी पॉडकास्ट। तो उसमें भी एक मसला यही है कि फिर आपके लिए बेल बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए गैंगस्टर एक्ट में आप ये तो मानते हैं ना कि वो ऑर्गेनाइज तरीके से जो है गैंग चला रहे हैं, वो चीज़ें ठीक है, लेकिन एक असीमित पावर भी तो है। उस नज़रिए से भी देखिए, किसी पे गैंगस्टर एक्ट लगा देना, मतलब जहाँ पे जुडिशरी नहीं बल्कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट, सरकार के हाथ में सेमी पावर आ जाती है कि सरकार चाहे तो विड्रॉ कर ले, सरकार चाहे तो इम्पोज कर ले। नहीं, ये तो गलत है। ये पावर तो जुडिशरी के हाथ में होना चाहिए। सिमिलरली हम ये दिल्ली की बात करें, दिल्ली के जैसे बहुत सारे बच्चे रहे CNRC के मामलों में जेल में गए, 5-5 साल से जेल है। यहाँ के सुप्रीम कोर्ट तक भी जाके बहुत क्रिटिसिज्म और मीडिया में बहुत ज़्यादा चला, जो 2 तरह की मीडिया का एक अपना सिस्टम बन गया, जहाँ ये भी क्रिटिसाइज़ किया गया है कि आखिर बेल क्यों नहीं दी जा रही है, क्या रीज़न है, किसी को 5 साल तक 7 साल तक जेल में रखने का क्या तुक बन रहा है, और मल्टीपल बेल एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड। यस, तो इन सब मामलों में क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं तो इतना मानता हूँ कि अगर इसी तरह का रवैया अंग्रेज़ों ने अपनाया होता जी,
तो आज पूरा देश जेल के अंदर होता। सही। क्योंकि हम लॉ की बात करते हैं, हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, वहीं पे हम ये भूल जाते हैं कि विरोध करना भी हमारे राइट का हिस्सा है। जी। हो सकता है मैं किसी गवर्नमेंट के डिसीजन से एग्री नहीं करता, मे बी आप भी सरकार एक डिसीजन अभी एक बिल लेके आ रही है, मैं एग्री नहीं कर रहा उससे, आपने कह दिया कि भाई मैं 30 दिन अंदर जेल में रहेगा, पद चला जाएगा, आप किसी को भी 30 दिन अंदर कर दो, पद गिरा दो उसका। जी। तो उस चीज़ को समझना होगा देश को कि डेमोक्रेसी के अंदर थोड़ा सा हमें लिबरल होना चाहिए। सिमिलरली जैसे BNS आया, BNS में पुलिस वालों को सीमित पावर देने की बात हुई है और हम प्रोविजंस पढ़ के लगा भी कि पुलिस वालों को सीमित पावर दी जा रही है BNS के थ्रू ने को बट उसमें अभी जो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर दिल्ली के अभी स्ट्राइक चल रहा है। हाँ, क्यों चल रहा है वो स्ट्राइक सर इसी चीज़ को लेके चल रहा है कि पुलिस वालों को एक और पावर दी जो कि एविडेंस से रिलेटेड है। यस। अब आप चाहते हैं कि उनका ट्रायल ही ना हो, आप चाहते हैं उनका एविडेंस ही ना हो, बताइए। पुलिस वालों को ही एविडेंस कराने का मौका दे देंगे। हाँ। तो फिर कहाँ तक जस्टिस कर पाएंगे। हाँ। इस चीज़ में मैं तो इतना मानता हूँ, देखिए आप वकीलों का नुकसान नहीं कर रहे जी, वकीलों का क्या नुकसान करोगे आप, कुछ भी नुकसान नहीं है वकीलों का तो, लेकिन वकीलों का नुकसान ना करके आप पब्लिक का नुकसान कर दोगे। एग्जैक्टली। वकील तो पब्लिक के लिए खड़ा है ना, और ऐसे खड़ा है बिना किसी लालच के, उसको तो कुछ मिलता ही नहीं है वकील को। सही बात। कई ऐसे वकील है जो मुफ्त में भी जो है सेवाएं दे रहे हैं, DLSA के थ्रू सेवाएं दी जा रही है। बताइए आप कितना मिलता है, बेल एप्लीकेशन का 1200 रुपये मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए। सरकार से भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट, देखिए सरकार का क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, सरकार आती जाती रहेगी। सही। आज ये सरकार है, कल कोई और सरकार होगी। ठीक है, अब अगर हर सरकार मनमानी करने लगेगी तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशनल का राइट का कोई मतलब नहीं रह जाता। सही बात है। जो लॉज आज इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं वो हाँ। भले आज आपके फेवर में नहीं होगा, लेकिन जैसे आप पावर में नहीं रहेंगे वो कल आपके अगेंस्ट में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और पावर मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है लोगों के ऊपर शासन और शोषण करने लगे। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे प्रोसीजरल पार्ट है एक एविडेंस कराना, अब उस चीज़ का पावर आप पुलिस वालों को देंगे तो पुलिस वाले तो वैसे ही बहुत सारे मामलों में बदनाम हो रखे होते हैं। सर पुलिस की वजह से ही जो है एक व्यक्ति, मैं आपको बताऊं ऐसे कई मामले हैं जिसमें अब तो इन्होंने ये बोल दिया है कि भाई किसी को गिरफ्तार करने से पहले उसकी आइडेंटिटी भी चेक करो जी, लाइक वही व्यक्ति है कि नहीं है। पहले क्या होता था, आपने पकड़ा किसी को अपनी मर्जी के हिसाब से और उसको डिटेन करके आपने जेसी भेज दिया जी, ठीक। बाद में पता चल रहा है कि ये तो रामलाल है। एग्जैक्टली। श्यामलाल को पकड़ना था जी। तो कहीं ना कहीं अगर हम पुलिस को इतनी पावर दे दें, इतनी छूट दे दें, तो फिर मुझे नहीं लगता कि जो है न्याय हो पाएगा। आज अगर पुलिस थोड़ा सा दबाव वकील का मानती है, वो इसलिए क्योंकि उसको कोर्ट आना पड़ता है। सही बात है। आप कोर्ट बंद कर दीजिए, अभी डिजिटल कोर्ट बनाए हैं, इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रहा जज के साथ। जब इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा तो हम अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे, ना ही वो हमारी बात समझ पाएंगे। टेक्निकल एरर्स बहुत सारे बार बार ग्लिच करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि न्याय के माध्यम में रुकावट नहीं होनी चाहिए किसी तरह की, और ना ही किसी तरह का इंटरफेयर होना चाहिए। चलिए सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरीके से बेल के कंसेप्ट को, जनरल इश्यूज़ को अपने पब्लिक के सामने रखा। उम्मीद करते हैं किसी नए टॉपिक के साथ आप फिर आए। नहीं बिल्कुल सर, मुझे भी अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो इस प्रोग्राम को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।